नमस्कार। मराठा विद्या प्रसारक समाज संस्था द्वारा संचालित KRT आर्ट्स, BH कॉमर्स एंड AM साइंस अर्थात KTHM कॉलेज नासिक, विभाग हिंदी, कक्षा FY BCom प्रथम सेमेस्टर, विषय हिंदी, कहानी साहित्य के अंतर्गत आज हम व्यथा का सरगम अमृत राय द्वारा लिखित कहानी देखने वाले हैं। मैं डॉक्टर जगदीश परदेसी। सबसे पहले व्यथा का सरगम अमृत राय द्वारा लिखित कहानी, इस कहानी के लेखक, इनका परिचय हम देखते हैं। उपन्यास सम्राट प्रेमचंद के यशस्वी सुपुत्र एवं श्रेष्ठ अनुवादक, उपन्यासकार, निबंधकार, समीक्षक अमृत राय का जन्म 1921 में वाराणसी, उत्तर प्रदेश में हुआ था। अमृत राय प्रेमचंद के छोटे बेटे हैं। उन्होंने अपने पिता की तरह ही श्रेष्ठ अनुवादक व जीवनीकार, व्यंग्यकार, समालोचक के रूप में ख्याति प्राप्त की। वे प्रगतिशील साहित्यकारों में से अपना महत्वपूर्ण स्थान बनाने में सफल हुए हैं। प्रेमचंद की जीवनी कलम का सिपाही के लिए साहित्य अकादमी से उन्हें सम्मानित किया है। वे नाट्य लेखन में भी सक्रिय रहे थे। अंग्रेजी, बंगला, हिंदी भाषा पर इनका समान अधिकार था। इस प्रकार इन्होंने जो है संपादक के रूप में भी कार्य किया हुआ है। प्रेमचंद की बिखरी रचनाओं के संपादन के अतिरिक्त इन्होंने हंस का भी संपादन और नई कहानी के वह संपादक रहे हैं। प्रमुख कृतियों में साहित्य में संयुक्त मोर्चा, सुबह का रंग, लाल धरती, नई समीक्षा, नागफनी का देश, हाथी के दांत, अग्निशिखा, फांसी के तख्ते से, कस्बे का एक दिन, गीली मिट्टी, कटघरे, जंगले, सहचिंतन, भटियाली, आधुनिक भावभूत की संज्ञा, बतरस, चतुरंग, सारंग और ध्वा आदि कृतियां इनकी प्रमुख मानी गई है। उपन्यास के रूप में इन्होंने बीज नामक उपन्यास लिखा। कहानी संग्रह तिरंगा कफन नाम से है। जीवनी कलम का सिपाही, हमने देखा कि यह इन्होंने प्रेमचंद जी के जीवन पर लिखी हुई है और अनुवादक के रूप में भी यह प्रसिद्ध है। आदि विद्रोही और समर गाथा, यह उनकी अनुवादित कृतियां हैं। आइए इनके द्वारा लिखित कहानी व्यथा का सरगम देखते हैं। व्यथा का सरगम। आज अमावस की रात है। गहरी काली, नीरव, निस्तब्ध, केवल दूर पर कुत्तों के भूंकने की आवाज और कुछ गिदड़ों की। मनुष्य की आवाज तो गाने की एकाध कड़ी के रूप में कभी कभी सुनाई पड़ जाती है। किसी रिक्शे वाले के किसी रोमांटिक फिल्मी गाने की एक कड़ी, वरना सन्नाटा। पास के ही किसी घर से शहनाई का व्याकुल स्वर आ रहा है। शहनाई भी अजीब बाजा है जो दुख सुख दोनों में समान रूप से आदमी का साथ देता है। आज न जाने क्यों सुरेश्वर, मगर आप उसे क्या जाने। आपने शायद कभी उसे बीन बजाते नहीं सुना। जब वह आंख बंद करके बीन के तारों पर अपनी उंगलियां दौड़ाने लगता है तो विश्वास ही नहीं होता कि यह सुरेश्वर जो सामने बैठा है उसकी अभी उठान पर की उम्र है। उसने अभी कुल 30 बसंत देखे हैं। उसके स्वरों से प्रवाहित होने वाली व्यथा की उस सरिता में जिसने भी एक बार नहाया, उसका रोम रोम जैसे कांप उठा और उसे लगा मानो अनेक पतझर
और शिशिर बजाने वाले की अस्थि और मज्जा में आकर बस गए हो। सुरेश्वर रेलवे के एक ऑफिस में क्लर्क है। रेलों की घड़घड़ाहट और फाइलों की थकान को अपनी बीन के स्वरों में बांधकर उसने उन्हें नया ही रूप दे दिया है। दिन भर की दौड़ धूप के बाद रात को यही उसकी शांति का निर्जर है, यही उसका सहारा है, कवच है। मानो यह न हो तो दफ्तर की फाइलें उसे खा जाएंगी। रात को अपना कमरा बंद करके, जिसमें पड़ोसियों की नींद न खराब हो, वह अक्सर बड़ी देर तक बजाता रहता है। रात को इन घड़ियों का एकांत उसे बहुत प्रिय है। वह चाहता है कि जल्दी ही सो जाए, जिसमें दूसरे रोज तक अपने बीन में खोया रहता है और समझता रहता है कि किसी बिंदु पर पहुंचकर घड़ी की सुइयां अचल हो गई हैं। सो आज न जाने क्यों सुरेश्वर का मन उदास है। शहनाई का वह पतला स्वर खंजर की तरह उसके दिल के अंदर उतरता चला जा रहा है। एक अजीब सी वेदना, एक अजीब सा दर्द उसे अपने अंदर समो रहा है। उसकी बीन आज खामोश है। आज तो वह बस सुन रहा है। शहनाई के स्वर की वह बंकिम कटार उसके अंदर उतरती ही चली जा रही है। सुरेश्वर जानना चाहता है कि अपने उतार और चढ़ाव में वह उससे क्या कहना चाहती है। पीड़ा की वह कौन सी अतल गहराई है जिसे छू लेने का उसने संकल्प किया है। शहनाई का स्वर उसके गहरे से गहरे मन में एक अत्यंत सुंदरी पार्वती युवती का आकरण ग्रहण कर रही है। यह युवती किसी क्रूर दैत्य द्वारा शापित है। उसका सखा खो गया है, उसके परिजनों ने उसे छोड़ दिया है और उसे अकेले ही अपनी व्यथाओं का पर्वत ढोना है। उसकी मुखश्री तुहिनस्ता मटर के फूल के समान है। उसके कपड़े हिम के सदृश धवल है, पर उसकी मुख मुद्रा को जैसे किसी गहरी उदासी का धुआं लग गया हो। शहनाई के स्वर को इस मानव चित्र में बदलकर सुरेश्वर उसी को देखता हुआ खोया सा ठगा सा बैठा था। हठात जैसे किसी ने उसके कंधे पकड़कर उसे झिझोड़ा और होश में ला दिया, और तब उसे पता चला कि वह अपने आप को छल रहा था। जो मानव चित्र उसकी आंखों के आगे आ रहा है वह शहनाई के स्वर का चित्र नहीं है, मांस मज्जा के एक वास्तविक तरुणी का चित्र है। उसे उसने आज ही शरणार्थी की गाड़ी से उतरते देखा है। वह हजारा जिले की एक सीमांत देशीय हिंदू पठान तरुणी का चित्र है। जब शहनाई के किसी भयानक दर्द को वह अपने स्वरों में बांधने की कोशिश की तो वह व्यथा सुंदरी आप से आप उसकी आंखों के आगे आ गई, समुद्र के फेन से निकलती हुई विनस के समान। हा, सचमुच विनस, उर्वशी, तक्ष शिक्षा की सुंदरी, सरों के पेड़ की सी सुगड़ लंबाई, स्वस्थ यौवन से भरपूर छरहरा शरीर, सीमांत के कागजी बादाम जैसे ही आंखें, चंदन सा गौर, सुसंस्कृत मुखमंडल, लंबी सी वेनी, मगर सबके ऊपर अंगराग के स्थान पर उदासी का एक गहरा लेप जो चेहरे के भाव को आमूल बदल देता है। उसे देखकर कोई उच्छृंखल भाव जैसे पास पर भी नहीं मार सकता, मगर उसके साथ ही साथ पूरे वक्त जैसे कोई भीतर बैठा एक बड़ी तकलीफ देह कड़ी गुनगुनाता रहता है।
सुरेश्वर ने आज ही तो उसके रहने की जगह देखी। धन्य भाग जो दूसरा महायुद्ध हुआ, वरना न लड़ाई होती, न मिलिट्री की बारके बनती, और न आज मनुष्य की पशुता से भागकर शरण मांगने वालों को टिकने का कोई ठिकाना होता। शरणार्थियों को यो बनी बनाई बारके यो मिल गई, गोया इन्हीं के लिए बनाई गई हो। इन्हीं बारकों में अपने घर बार, खेती किसानी, दुकानदारी से उखड़े हुए लोग अपना सारा सामान लिए दिए पड़े थे। टीन के बड़े बक्स, मंझोले बक्स, छोटे बक्स, खाटों के पाए, पटिया, सुतली या बाद, सब अलग अलग मोड़कर रखी हुई चटाइया, एक हाथ बाल्टी, लोटा, थाली, कनस्तर, किसी किसी के पास अपना हुक्का भी। यही उनकी सारी गिरस्ती थी। इसी गिरस्ती के घिरे बंधे वे इस नई दुनिया में अपने लिए जगह बना रहे थे। बीवियां कुएं से पानी ला रही थी या रोटी पका रही थी, और बच्चे धूल में सने कुछ सहमे सहमे से खेल रहे थे। लोहता की खाक का मिलान हजार की खाक के करके यह पता लगा रहे थे कि पशुता के कीटाणु कहाँ ज्यादा है, और अपने जेहन से उन डरावनी शक्लों को निकालने की कोशिश कर रहे थे, जिन्होंने उनकी नादान जिंदगी को भी चारों तरफ से डर की रस्सियों में कस लिया था। यही इसी नई दुनिया में उस शाम को सुरेश्वर ने उस व्यथा सुंदरी को हल्के हल्के रोटी सेंकते देखा था, और उसकी विपत्ति की कहानी सुनी थी। एक ऐसे आदमी से जो बन्नों की पुरानी दुनिया में भी उसका पड़ोसी था, और आज इस नई दुनिया में भी जिसकी दीवार उठ ही न पाती थी, क्योंकि वह आदम के बच्चों को हाड़तोड़ ईमानदार मेहनत की पुख्ता नींव पर नहीं, बल्कि पब्लिक की दया की थोती फूस फूसी नींव पर आधारित थी। सुरेश्वर के यह पूछने पर कि उन्हें यह कैसे लगता है, जिला हजारा की रहने वाली उस व्यथा सुंदरी बंदों के पड़ोसी उस अधेड़ आदमी ने जो बात कही थी, वह सुरेश्वर को भूलती नहीं। किसी की भीख के टुकड़े पर जिंदा रहने से ज्यादा लानत की बात दूसरी नहीं होती बाबूजी। उसी से सुरेश्वर को यह भी पता लगा था कि बन्नों की शादी हाल ही में हुई थी, उसी गांव में जबकि मारकाट शुरू हुई। उसके आदमी को कातिलों ने भोंक कर मार डाला और इसे उठाकर ले गए। फिर बन्नों ने वहां क्या क्या देखा और कैसे एक रात जान पर खेलकर वह भाग निकली, और छुपते छुपते दूसरे भागने वालों के संग जा मिली। इसकी यह एक काफी साहसिक कहानी थी। वह अधेड़ आदमी जब शाम के धुंधले में से एक छोटी सी चारपाई पर बैठा वह किस्सा सुना रहा था, उस वक्त उसकी नायिका बन्नो इतने भयानक अनुभवों, पीड़ाओं और साहस को अपने उस नाजुक शरीर में समेटे खामोशी के संग रोटियां सेक रही थी। उसी खामोशी से अपनी तकलीफों को सहते सहते वो कुछ कुछ विक्षिप्त सी हो गई थी। बोलने या हंसने में भी वह अब शायद उसे तकलीफ होती थी। उस दुनिया की तमाम और चीजों के संग जिसने उसकी असमत और उसका पहरेदार भी था, उसका बोलना और हंसना भी जलकर राख हो गया था। 5,000 या 50,000 साल पहले आए भूडोल में उसकी जिंदगी के बिना पलस्तर के टूटे हुए मकान में अभी उसकी शादी को हुए ही के दिन हुए थे। उसकी उमंगों की पंछी भी जहां तहां मर पड़े थे। जो कभी सर्द लाशें थी वही अब ठिठरिया हो गई थी और शीशे की तरह चमकीले किसी पत्थर में गोया
हंसी बीच में रुक गई थी। मुंह खुला का खुला ही रह गया था। बारक के पास ही कुआं था, कुएं के पास ही एक कोठरी सी थी। पता नहीं लड़ाई के दिनों में वह किस काम में आती थी। अब तो वह खाली पड़ी रहती है। लड़के दिन के वक्त उसमें लुढ़कते छिपते हैं। आज शाम के 7:30 बजे उसमें अचानक बड़ी जान आ गई थी। बन्नो पानी भरने गई तो थोड़ी दूर पर ही उस कोठरी से उसे किसी के चीखने या चीखने के जबरदस्ती रूंद दिए जाने की हल्की सी आवाज आई। हल्की मगर पैने कुछ मर्द आवाजों की फुसफुसाहट भी उसके कानों में पड़ी। उसने तय किया कि पता लगाना चाहिए। पानी लेकर लौटी, पानी रखा, एक ताक पर से अपनी खंजर उठाया और चली। वह कोई 10 गज की दूरी पर रही होगी, जबकि कोठरी में से किसी आदमी ने कुछ खोजने के लिए एक दिया सलाई जलाई, जो भक्त से बूझ भी गई। बन्नों ने देखा कि 4-5 आदमियों ने एक नौजवान लड़के को जमीन पर दाब रखा है। लड़की चित लेटी हुई है या चिटाई हुई है। उसके तन पर भी एक भी कपड़ा नहीं। 2-3 जवान उसके साथ पांव कसे हुए हैं और वह मादर जात नंगी लड़की छटपटा रही है। कुछ खास जोशीले शरणार्थी नौजवानों ने एक गिरोह ने आज शिकार किया था। उनका खून भी खून है, पानी नहीं। उन्हें बदला लेने आता है। वह अपनी जिल्लत का बदला लेंगे। अपने धर्म की किसी लड़की की लूटी हुई अस्मत का बदला वो दुश्मनी के लड़की की अस्मत लूट कर चुकाएंगे। पास के एक गांव से 5-6 नौजवान कुछ चोरी और कुछ सीना जोरी यानी 1-2 आदमियों को घायल करके एक लड़की को उठा लाए थे और इस वक्त बारी बारी से उसकी अस्मत लूट कर न सिर्फ अपने वहशीपन को खुराक पहुंचा रहे थे, बल्कि उसके साथ ही साथ अपनी कौम की खिदमत भी कर रहे थे। एक लम्हे को जो दिया सलाई जली थी, उसमें बन्नों ने इन कौम के खादियों को अपने कर्तव्य में रत देख लिया। उसे बात समझ में जरा भी देर न लगी। एक तो स्थिति यो ही दिया सलाई की लाल सी रोशनी में इंसान की हैवानियत की तरह स्पष्ट थी। दूसरे, बन्नो उसे भी क्या कुछ बतलाने की जरूरत थी, वह जो कि खुद ऐसे ही एक नाटक की नायिका रह चुकी थी। बन्नों के भीतर बैठे पशु की आत्मा को गंभीर संतोष मिला, गहरी तृप्ति का सुख। इसे ऐसे ही चीर डालना चाहिए। इसी का खुदा उन जवानों का भी खुदा है। इसे यो ही चीर डालना चाहिए। बन्नों के भीतर ही भीतर पैशाचिक उल्लास की लहर दौड़ गई। मगर कोई 1.5-2 मिनट के अंदर ही एक विचित्र मरोड़ के साथ एक दूसरी लहर उठी। सांप काटने पर आदमी का जो लहर आती है, वह लहर उसमें झाग निकलती है। बन्नों को लगा कि जैसे वह एक बड़े आईने के सामने हो। जो लड़की जमीन पर मादरजाग नंगी चित लेटी है, वह वही है। बन्नों उसी को आधी दर्जन बाहें जमीन से चिपकाए हुए है और बेड़ियों जैसे भूखी भूखी से यह आंखें वही है जो पहले भी उसे यो ही घूर चुकी है। कौन है? कौन है? यह क्या हो रहा है? चिल्लाती हुई वह खंजर हाथ में लिए तेजी से कोठरी में दाखिल हुई। अंदर खलबली मच गई। 1-2 ने पहले भागने की कोशिश की, मगर फिर सबने यही तय किया कि देखना चाहिए मजार क्या है। हमारे काम में खलल डालने वाला यह कौन सा शैतान जमीन पर उतर आया। बन्नों ने 1-2 जवानों पर हमला किया, मगर वह सीधे हुए खिलाड़ी थे, बच गए और बन्नों की तरफ लपके कि उसके हाथ से खंजर छीन ले। मगर इसके पहले ही वे ऐसा कर पाए, बन्नों ने बिजली की तेजी से दौड़कर उस लड़की के पेट में खंजर फोंक दिया था और वही खंजर अपने सीने में भी चुबा लिया था।
इस प्रकार व्यथा का सरगम कहानी अमृत राय द्वारा लिखित समाप्त हुई। अगली तासिका में हम इस कहानी का तत्वों के आधार पर जो है अवलोकन करने वाले हैं, समीक्षा करने वाले हैं। धन्यवाद।